इमेजिन करो तुम अपनी फैमिली के साथ समुद्री सफर में आए हो। समंदर की एक खूबसूरत नज़ारा और तुम्हारी बीबी की एक खूबसूरत हुस्न तुम्हारी तन और मन दोनों की तपिश मिटा रही है। लेकिन जहां तुम घूमने आए हो अगर वही चीज गायब हो जाए, अगर समंदर की पानी अचानक गायब हो जाए, तो ऐसे वीरान इलाके में अपनी फैमिली को बचाने के लिए तुम क्या करोगे? लॉस एंड टॉस प्रेजेंटिंग सर्वाइव। कहानी की शुरुआत में हम टॉम और उसकी फैमिली को देखते हैं जो समुद्री सफर में आए हैं। इसी बीच उसकी बीबी जूलिया समंदर में तैरने जाती है, लेकिन बिना किसी को बताए। इधर टॉम अपने बेटे बेन को फिशिंग करना सिखा रहा है, जबकि इधर जूलिया को समंदर में कुछ गड़बड़ महसूस होती है, पर फिलहाल वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और इसी लापरवाही की वजह से ही वो समंदर की छोटे छोटे लहरों में फंस जाती है। ऐसा लगता है जैसे समंदर उसे नीचे खींच रही है। यहाँ तक कि अब तो वो बोट से काफी दूर आ चुकी है। वो मदद के लिए चिल्ला रही है। उसकी बेटी कैसी शायद सुन लेती, पर वो गानों की बेरहम दुनिया में खोई हुई है। टॉम उसकी आवाज सुनता है, फिर बोट को उसके पास ले जाकर उसे बचा लेता है और अगली बार स्विमिंग करने जाने से पहले सबको बताकर जाने के लिए कहता है। उसी रात पूरी फैमिली बेन की 13वीं जन्मदिन मनाते हैं। कैसी अपने बॉयफ्रेंड एडम से बात करते समय उसके पीछे कुछ अजीब नोटिस करती है, जैसे आसमान में ये चमकते बादल बहुत ही स्ट्रेंज है। इसी बीच इनकी कनेक्शन कट हो जाती है। इधर ये बोट के आसपास कई सारे व्हेल देखते हैं। हाँ, ये नजारा खूबसूरत है लेकिन खतरनाक भी, बिल्कुल तुम्हारी एक्स की तरह। नुकसान किए बिना इन्हें चैन नहीं आती। वैसे ही एक व्हेल बोट के नीचे से जाती है। टॉम को डर होता है कि कहीं बोट को नुकसान तो नहीं हुआ, तो इसीलिए वो देखने जाता है और सच में बोट को नुकसान पहुंचा है। एक प्रोपेलर पूरी तरीके से बेंड हो चुकी है। यहाँ तक कि टॉम को लगा था पीछे कोई है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखने की कोशिश की तो प्रोपेलर उसके कंधे पे लग गया। अच्छी बात यह है कि जूलिया डॉक्टर है, तो तुरंत उसे ट्रीटमेंट मिल जाती है। अभी इन्हें मदद की सख्त जरूरत है, वरना शायद वो समंदर के बीचों बीच फंस कर रह जाए। वो बार बार रेडियो से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी की जवाब नहीं आती। यहाँ नेटवर्क नहीं है। सबको टेंशन में देखकर टॉम कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, वो शिपिंग रूट में है तो उन्हें जरूर मदद मिल जाएगी। कुछ देर बाद वो देखते हैं आसमान से मीटियोर गिर रहे हैं। टॉम जल्द से जल्द बोट को ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो मीटियोर के चपेट में ना आ जाए, लेकिन इस चक्कर में इंजन की वाट लग जाती है। प्रोपेलर तो पहले से ही खराब थी और अब पूरी इंजन ही खराब है। इसी दौरान इनके बहुत ही करीब एक मीटियोर गिरती है। तब ये देखते हैं ये कोई मीटियोर नहीं है बल्कि सैटेलाइट्स है। अगले ही पल यहाँ तेज हवाएं चलने लगती है। समंदर की यह शांत सा माहौल एकदम खतरनाक हो जाती है। ये सभी बोट के अंदर छिप जाते हैं और कुछ ही देर बाद इनकी ब्लीडिंग होना शुरू होती है। हमें तूफान तो नहीं दिखाया जाता, पर इसके असर से ये सभी बेहोश हो चुके थे। सुबह जब इन्हें होश आती है तो ये देखते हैं समंदर की पानी पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी वीरान इलाके में है। टॉम सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है पोल्स रिवर्स हो चुके हैं और समंदर की पानी जमीन पर चली गई है। इससे कैसी को टेंशन हो जाती है। उसे लगता है शायद एडम टपक गया होगा। जूलिया उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। दूसरी तरफ बेन बलून्स को सिग्नल की तरह रखता है ताकि अगर कोई सर्वाइवर्स है तो वो इन्हें ढूंढ पाए। टॉम की रेडियो पर नाव से बात होती है जो रिसर्च के लिए आया था, लेकिन अब फंस चुका है। अपने रिसर्च के मुताबिक इन्हें बताता है कि समंदर गायब तो हो गया है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर वापस आने वाली है और ये मंजर बहुत ही भयानक होगा। ये समझ जाते हैं इनका बचना नामुमकिन है, इसीलिए वो नाव से मदद मांगते हैं, लेकिन उसकी सबमरीन सिर्फ 3 लोगों के लिए बनी है। तो ये अपने दिल पे पत्थर रखकर सिर्फ अपने बच्चों को बचाने के लिए कहते हैं। नाव इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इन्हें अपनी लोकेशन बता देता है, लेकिन वो इनसे 3 दिन की दूरी पे है। शाम होने को है तो ये रात वहीं पर गुजारते हैं और अगले दिन निकलने की तैयारी करते हैं। तब इनकी तरफ एक आदमी आता हुआ दिखता है अपने कुत्ते के साथ। टॉम इसे सर्वाइवर समझकर पानी पिलाता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन ये भड़वा इतने एहसान के बावजूद मौका मिलने पर टॉम को ही जान से मार देता है। जूलिया इन्हीं की तरफ आ रही थी। यह नजारा उसे पूरी तरीके से हिला देती है और अब यह साइकोपैथ उसी के पीछे आने लगता है। जूलिया कैसी को आगाह करने की कोशिश करती है, लेकिन ये मोहतरमा अभी भी गानों की दुनिया में खोई हुई है। जूलिया जल्द से जल्द बोट के अंदर आकर दरवाजा लॉक कर देती है। फिर बेन और कैसी को फ्लेयर गन पकड़ाकर एक जगह पर छिपा देती है और फिर खुद एक चाकू लेकर वॉशरूम की तरफ छिप जाती है। अब तक ये साइकोपैथ अंदर आ चुका होता है और पागलों की तरह इनकी खाना खाने लगता
लगता है। फिर वॉशरूम की तरफ आता है, लेकिन तब तक जूलिया बोट से बाहर निकल चुकी होती है। बाहर उस साइकोपैथ की कुत्ता इस पर हमला करता है, लेकिन जूलिया इसे जान से मार देती है। इसके बाद वो दोबारा बोट के अंदर आती है, लेकिन इस बार ये साइकोपैथ उस पर हमला करता है। वो जूलिया पर हावी हो जाता है और शायद उसे जान से मारने ही वाला है। ये देखकर कैसी उस पर फ्लेयर गन चलाती है, जिससे इस साइकोपैथ की गांड मस्ती थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन फ्लेयर गन की फ्लेयर्स की वजह से बोट आग पकड़ लेती है। जूलिया अपने बच्चों के साथ निकल चुकी है। वो टॉम की मौत की शोक मना ही रहे होते हैं कि तभी इनके पीछे वही साइकोपैथ दोबारा आना शुरू करता है और ये सभी उसी दिशा पर जाने लगते हैं जिस तरफ नाव की सबमरीन है। कैसी को लगता है शायद बलून्स की वजह से ही वो साइकोपैथ उनकी तरफ आया होगा। यह सुनकर बेन को बहुत ही बुरा लगता है। तब जूलिया उसे समझाने की कोशिश करती है, अब तक जो भी हुआ इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अभी भी साइकोपैथ किसी ज़ॉम्बी की तरह इनकी पीछा कर रहा है। ये सभी भागने लगते हैं और भागते भागते उससे काफी आगे निकल जाते हैं। तो ये साइकोपैथ थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। इनके पास जो बची कुची पानी थी वो भी खत्म होने को है। कैसी कहती है शायद वो बॉटल बंद करना भूल गई थी। इससे जूलिया गुस्सा हो जाती है। कैसी को लगता है अगर वो बिना पानी के बच भी गए, लेकिन फिर भी वो साइकोपैथ उन्हें जान से मार ही देगा जैसे उसके पिता को मारा था। और इसी बात को लेकर जूलिया और उसके साथ बहस हो जाती है। खैर वो सफर को रोकते नहीं है, चलते जाते हैं और सामने एक एरोप्लेन देखते हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते इन्हें काफी देर हो जाती है, तो ये रात वो यहीं पर गुजारने की फैसला करते हैं। इनके पास खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर जूलिया कुछ बातें बताती है, जैसे किस तरह से वो टॉम से मिली थी, उन्हें प्यार हो गया, उन्होंने शादी की, बस यही सब बातें। रात गहरी हो चुकी है। कैसी पी करने बाहर जाती है और तभी अचानक वही साइकोपैथ उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन इससे पहले ही वो जूलिया के हाथ लग जाता है। वो इसे इतने चाकू मारती है कि पूरे शहर के मोचे मिलकर भी उसे सिल नहीं पाएंगे। कैसी को उसे रोकना पड़ता है। तुम समझ चुके होगे उसने ऐसा क्यों किया। मोहब्बत को छीनने की कीमत होती है और उसे वो चुकानी थी। अगले दिन सुबह ये देखते हैं इस साइकोपैथ की हालत बहुत खराब है। ऐसा लगता है जैसे उसकी शरीर के मांस का बंटवारा हो गया हो। खैर वो आगे बढ़ने लगते हैं, पर बेन पागलों की तरह आगे बढ़े जा रहा है। उसके सामने गंदी पानी थी, लेकिन फिर भी प्यास के मारे वही पी लेता है। इसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो जूलिया उसे इंजेक्शन लगा देती है। वो ये रात यहीं पर गुजारने वाले हैं, लेकिन अंधेरा होने पर जूलिया की आंख खुलती है। आसपास किसी चीज की चलने की आवाज आ रही है। जूलिया जल्द से जल्द बेन और कैसी को उठाती है और भागने लगती है। दरअसल इनके पीछे केकड़े हैं और फिर एक ऐसे जगह पर आते हैं जहाँ इनके सामने कंटेनर्स है और कुछ सर्वाइवर्स भी, जो इनमें से खाने पीने की चीजें जमा कर रहे थे। इनमें से कुछ तो इनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं, और केकड़े देखकर उनकी तो फट जाती है। वो कंटेनर के अंदर जाकर छिप जाते हैं, जबकि इन्हें बाहर मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो मजबूरी में इन्हें कंटेनर के ऊपर जाना पड़ता है। पर इन खुदगर्ज इंसानों की बदकिस्मती, कंटेनर में जो होल थी इसके जरिए केकड़े अंदर चले आते हैं और अंदर जितने भी थे सबको मार डालते हैं, जबकि कंटेनर के ऊपर रहने की वजह से जूलिया और उसकी पूरा परिवार बच जाता है। इसी डर के माहौल में इन्हें ये रात यहीं पर गुजारनी पड़ती है। सुबह उठने पर जूलिया आसपास किसी को नहीं देखती, पर कुछ ही देर बाद बेन और कैसी वापस आते हैं। दरअसल वो मदद ढूंढने गए थे, लेकिन आसपास कोई नहीं है। जूलिया के पैरों पर चोट आ गई थी उन केकड़ों की वजह से। अब इससे इन्फेक्शन ज्यादा ना बढ़े, इसीलिए बारूद से अपनी जख्म को जला देती है। इसके बाद नाव से बातें करती है। वो केकड़ों के बारे में बताता है वो एबिस से निकले आर्थ्रोपॉड्स है। वो पागल हो चुके हैं, खाने की तलाश में जो भी मिले सबको मार डालते हैं। कल रात नाव पर भी उन्होंने हमला किया था। एक और बुरी खबर, समंदर शायद कुछ ही घंटों में वापस आने वाली है। इन्हें जल्द से जल्द सबमरीन तक पहुंचना होगा। जूलिया कहती है वो बस 3 बचे हैं, लेकिन उसे बस उसकी दोनों बच्चों को बचानी है। जूलिया मैप खो चुकी है, उसे समझ नहीं आ रहा वो किस तरफ जाए, इसीलिए नाव फ्लेयर गन चलाता है और फिर जूलिया अपने बच्चों के साथ उसी दिशा पर बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद उन्हें नाव और उसकी सबमरीन दिख जाती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए इन्हें इस रिफ्ट को पार करना होगा। लेकिन इसे पार करते समय वो बार बार एक ही जगह पर आ रहे होते हैं। इसी बीच ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं, तो जूलिया फोर्सफुली बेन और कैसी को आगे धकेल देती है। इससे पत्थर गिरने की वजह से इनके रास्ते अलग हो जाते हैं। कैसी जूलिया को छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन जूलिया की बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से ही उसे जाना ही पड़ता है। वो और बेन सबमरीन तक पहुंच जाते हैं। नाव की हालत बहुत खराब है। इस पर आर्थ्रोपॉड्स ने हमला किया था और शायद वो ना बचे। वो कैसी और बेन को अंदर जाने के लिए कहता है,
पर कैसी अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती। उसे बचाने के लिए लिफ्ट की तरफ भागती है। इधर जूलिया अपनी तरफ आ रही आर्थ्रोपॉड्स पर लगातार गोलियां चला रही है। पर मैडम, जब कितनों को मारेंगे? 1000, 2000? लो, अब तो आपकी गोलियां भी खत्म हो चुकी। जूलिया अपनी मौत को गले लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर तब किसी फरिश्ते की तरह कैसी यहाँ आती है, अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है। ये दोनों भागते हैं सबमरीन की तरफ। जूलिया अपने बच्चों के साथ सबमरीन के ऊपर चली जाती है, जबकि नाव, जिसकी हालत पहले से ही खराब थी, वो इन आर्थ्रोपॉड्स के शिकार हो जाता है। सबमरीन के आसपास सैकड़ों की तादाद में आर्थ्रोपॉड्स है। जूलिया बच्चों के साथ सबमरीन के अंदर चली आती है और अगले ही पल समंदर वापस आने लगता है। इस दौरान बहुत हलचल होती है और इसमें इनकी हालत पतली हो जाती है, बिल्कुल तुम्हारे मुट्ठल दोस्त की तरह। पर इतने हलचल के बाद आखिरकार सब बिल्कुल शांत हो जाता है और ये अपने आप को एक शहर के आसपास पाते हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।